हेलो दोस्तों, मैं साकिब खान। तो आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले दोनों लेक्चर में हमने आपको देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझाया, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर, अमीटर, और दो न्यूमेरिकल हम पहले आपको करा चुके हैं। एक तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी पे, और दूसरा जो फार्मूला था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो चलिए, वो दोनों लेक्चर के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ का पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है। तो इसका स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हम लोग को कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है। तो हमने यहाँ R कांस्टेंट लगा दिया। तो ये प्रोपोर्शनल क्या किस में बदल गया? इक्वल टू में। तो यहाँ से इक्वल टू क्या? V इक्वल टू आर आई, या V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू देखेंगे तो R की वैल्यू हो गई V बाई आई। आर क्या है यहाँ पे? रेसिस्टेंस। आर को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। अभी आगे इसका डिफिनीशन हम बताएंगे। बाकी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी गिवन कंडक्टर में वी और आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेसिस्टेंस के बराबर। तो जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ में इधर देखिए वोल्टेज दिखाया हुआ है। सॉरी, मैंने वोल्टेज यहाँ पे लिया, लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक करंट होता। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट इधर है, और इधर है इलेक्ट ठीक है। इधर होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, और इधर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इधर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। 45 डिग्री का एंगल होगा इसका एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे देखिए V1 जब है वोल्टेज, तो करंट क्या है? I1। वोल्टेज V2 है तो करंट क्या है? I2। और वोल्टेज V3 है तो करंट क्या है? I3। तो देखो, तो इसको क्या बोलते हैं? हम स्लोप बोलते हैं। देखिए टेन थीटा निकालेंगे इसका स्लोप, तो V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2, यहाँ पे देखिए, और इक्वल टू V3 बाई I3। तो ये सब कांस्टेंट है, और सबकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? सबकी वैल्यू R के बराबर मिलेगी, रेसिस्टेंस के बराबर। तो यही होता है ओम्स लॉ। ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ का, ओरिजिन से पास होता है। ये ग्राफ आपको बिल्कुल याद रखना है कि ओरिजिन से पास होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है। चलिए, अब रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इधर रेसिस्टेंस लिखा हुआ है। रेसिस्टेंस आपको दिख रहा होगा R, और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो रेसिस्टेंस होता क्या है? यहाँ इसका डिफिनीशन पहले देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाई विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, करंट को फ्लो होने से अपोज करता है या रोकता है। और इसका फार्मूला जैसा कि ऊपर लिखा हुआ, R इक्वल टू V बाई आई। अब एग्जाम में आता है कि 1 ओम को डिफाइन करिए। तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे? जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो और करंट क्या हो? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ओम। तो ओम्स लॉ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, रेसिस्टेंस जो है ये कई इस ऐसे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस किसी भी वायर का या कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, मतलब वायर का जो लेंथ होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको इसके और इसके हेल्प से इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जैसा कि हमने बताया, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना, इक्वल टू लगाना है, तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए रो से, जिसको क्या बोलते हैं? रो। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोपोर्शनल से इक्वल हो गया। अब देखिए ये रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। यहाँ पे लिखा हुआ है, रो पढ़ते हैं यहाँ रेसिस्टिविटी। अब जो कंडक्टर हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वो कंडक्टर हमने बनाया हुआ है। तो इसकी लेंथ क्या है? देखिए एल। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया जो है इसका, ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया? रो एल बाई ए। रो क्या होता है?
रेसिस्टिविटी, एल क्या है वायर की लेंथ, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन देखेंगे दोस्तों क्या होता है। तो नीचे आइए, यहाँ पे देखिए रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है, और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर। क्या होता है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर फॉर गिवन मेटल। क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर होता है, और ये किसी गिवन मेटल के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आगे देखिए लिखा है फॉर गिवन मेटल इट इज़ कांस्टेंट, मतलब अगर आयरन का रेसिस्टिविटी दे दिया है तो 1 मीटर का आयरन ले या 2 मीटर का ले 3 मीटर का ले, उसकी रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगी। और जो रेसिस्टिविटी होती है वो मेटल के केस में मिनिमम होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम होता है, और नॉन मेटल केस में रेसिस्टिविटी क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों ओम्स लॉ के बारे में बताया हमने, रेसिस्टेंस के बारे में बताया यहाँ पे, और रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो भी बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक आप ये पुराने लेक्चर